Hey everyone, so let's discuss new topic, something new. So not for you, I mean new, I think this is new for me, not for you all. So fracture basically क्या होता है? It is the breaking of the material under stress into two or more parts. फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने फ्रैक्चर के टाइप शो कर रखे हैं, डक्टाइल फ्रैक्चर और ब्रिटल फ्रैक्चर. सो जो डक्टाइल फ्रैक्चर होता है उसकी ओरिजिनल शेप ये है, और जब उसमें फ्रैक्चर आता है तो उसकी शेप कुछ ऐसी हो जाती है. यानी कि अगर हम इसको रीजॉइन करते हैं तो शेप कुछ ऐसी बनेगी. यानी कि जब इसके अंदर डक्टाइल फ्रैक्चर आया तो जो ओरिजिनल शेप थी, और उसके बाद फ्रैक्चर आने के बाद जब हमने इसको जॉइन किया, जो नई शेप बन के आई है वो एक्चुअल में नई शेप ही बन के आई है, क्योंकि ओल्ड शेप के सिमिलर नहीं है. एज यू कैन सी, दिस इज़ समथिंग लाइक सर्कल एंड दिस इज़ समथिंग ओवल शेप. तो डक्टाइल फ्रैक्चर में तो हो गया ये. और ब्रिटल फ्रैक्चर में क्या होता है? ब्रिटल यानी कि ब्रिटल से ही समझ जाओ कि ब्रिटल समथिंग लाइक तीखा या फिर तेज. यानी कि मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब हम कुछ जैसे खाने की चीज़ है कोई, मतलब किससे रिलेट करवाऊँ, मेरे माइंड में तो आ रहा है, बट मतलब खाने की कोई ऐसी चीज़ जिसको हम दो हिस्से में तोड़ते हैं, लेकिन जब उसको लाइक बिस्किट से ही ले लो, मतलब बट कुछ मतलब बिस्किट इस टाइप का बिस्किट होना चाहिए, मतलब जो थोड़ा हार्ड हो दिखने में. मतलब तो जब उसको हम दो हिस्से में तोड़ेंगे और फिर उसको दोबारा कनेक्ट करेंगे तो मतलब शेप तो वही रहेगी, शेप में कोई चेंज नहीं आएगा. तो दिस इज़ द पार्ले जी बिस्किट हम ले सकते हैं. मतलब वो इतना मतलब ना टफ होता, ठीक होता है वो. अगर उसको हम बीच से तोड़ेंगे और मतलब कनेक्ट करेंगे दोबारा तो शेप तो वही रहेगी. सो दिस इज़ अबाउट ब्रिटल फ्रैक्चर. यानी कि जो ये ओरिजिनल शेप थी, और फ्रैक्चर का एक्चुअल मीनिंग तो यही होता है कि किसी चीज़ में फ्रैक्चर आ जाना, मतलब वो टूट जाती है. कब टूटती है? जब हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तब. ठीक है. या यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि इट कैन बी डिफाइंड सिंपली एज द फेल्यूर ऑफ ए मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड लोड. मतलब कि हमने किसी मटेरियल पे लोड अप्लाई करा तो वहाँ पे क्या आ गया? फ्रैक्चर. ठीक है. तो उसके दो पार्ट थे, डक्टाइल और ब्रिटल. सो ब्रिटल में क्या होता है? ये ओरिजिनल शेप है, इसमें फ्रैक्चर आया, तो जब हमने इसको रीजॉइन किया तो ये किसके इक्वल आ गई? ये वाली शेप रीजॉइन शेप करने के बाद वाली ओरिजिनल के इक्वल है. ठीक है. तो यहाँ पे ग्राफ बता रखा है ब्रिटल फ्रैक्चर का और डक्टाइल फ्रैक्चर का. तो डक्टाइल फ्रैक्चर में क्या होता है? यहाँ पे आके फ्रैक्चर आया है, और ब्रिटल में यहीं पे फ्रैक्चर हो जाता है. वैसे फ्रैक्चर 4 तरह के होते हैं. 4 बेसिक टाइप ऑफ फ्रैक्चर, दैट इज नंबर 1 डक्टाइल, दिस इज डक्टाइल, ब्रिटल एंड क्रीप एंड फटीग फ्रैक्चर. सो ये कुछ लाइंस हैं कि द सेपरेशन ऑफ ए मटेरियल बाय क्रिएशन ऑफ ए न्यू सरफेस. मतलब कि जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है मटेरियल और इस पे हमने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, तो फिर ये क्या हो गया? ये एक दूसरे मतलब स्ट्रेस अप्लाई करने से इसमें फ्रैक्चर आ गया, तो फ्रैक्चर आने से ये सेपरेट हो गए. ठीक है. द सेपरेशन ऑफ ए मटेरियल बाय क्रिएशन ऑफ ए न्यू सरफेस. तो सरफेस तो नया ही बनेगा ना. मतलब कि जब ये सेपरेट होंगे तो यहाँ ये वाले पोर्शन में थोड़ा डिफरेंट स्पेस होगा,
और इस वाले पोर्शन में थोड़ा डिफरेंट सरफेस होगा, मतलब न्यू सरफेस बनेंगे। सो क्रिएशन ऑफ ए न्यू सरफेस इज द अदर प्रिंसिपल वे इन विच अ मटेरियल कैन रिस्पोंड मैकेनिकली टू अप्लाइड स्ट्रेस। तो मतलब कि यहाँ इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी भी मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो उस स्ट्रेस के अकॉर्डिंग ही मैकेनिकली रिस्पोंड करता है। At one extreme lie the ductile fractures often inflicted on aluminium drink cans and polyethylene bags. So aluminium drink cans मतलब डक्टाइल फ्रैक्चर का इन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे कि कैंस वगैरह होते हैं। कैंस उनमें क्या होता है, ड्रिंक कैंस में जब हम उन पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो मतलब अपने हाथ से तो हम उसको ओरिजिनल शेप में नहीं लेके आ सकते, मतलब कि जो शेप थी डिट्टो सी शेप में आ जाए। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। Biomechanically it can be done, but that is depend on material, but this is a practical thing, मतलब जब हम करेंगे हमें तभी पता लगेगा, otherwise this is not possible. Here separation is achieved only after the surrounding material has been deformed plastically. तो मतलब कि क्या होता है, separation is achieved only after the surrounding material has been deformed plastically. मतलब separation कब possible होती है, जब हमारा जो मटेरियल है वो डिफॉर्म हो जाता है प्लास्टिकली, ए प्रोसेस दैट इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड अ रप्चर। तो इस प्रोसेस को हम रप्चर भी बोलते हैं, जब हमारा मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है। At the other extreme are the classical brittle fracture typical of inorganic glass. So classical brittle fracture का एग्जाम्पल दिया इन्होंने इनऑर्गेनिक ग्लास। So here the separation process has been so finely localized that the fragments can be reassembled so as to make the new surface plane almost invisible. So it is saying कि मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं मतलब जिनका जो न्यू सरफेस होता है वो ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है, मतलब हमें शो ही नहीं होता कि यहाँ पे एक नया सरफेस बना है। सो दिस इज़ द काइंड। So we have fracture stress. The fracture stress at which a material fracture is not plainly a material property. तो fracture stress is something at which a material fracture is not plainly a material property. It also depends upon various other factors such as the size of the crack present in the specimen. तो मतलब फ्रैक्चर स्ट्रेस तो यू नो क्या होता है कि कोई भी मटेरियल है हमारे पास और उस पे हमने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया तो उसमें फ्रैक्चर क्रिएट हो गया। सो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है कि मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल काफ़ी हार्ड है तो जब हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो मटेरियल पे क्या ही इफ़ेक्ट पड़ेगा, इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन वेरियस अदर फैक्टर्स सच एज द साइज ऑफ द क्रैक प्रेजेंट इन द स्पेसिमेन। सो कई बार क्या होता है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं मतलब जिन पे हम स्ट्रेस अप्लाई करें तो बट वो ब्रेक नहीं होते, बट अगर उसमें क्रैक है तो हमको कुछ इस तरीके से उस पर स्ट्रेस अप्लाई करना है कि ड्यू टू क्रैक उसमें फ्रैक्चर आ जाए, ठीक है। सो पेपर एक्सपेरिमेंट, लार्जर द क्रैक साइज स्मॉलर द फ्रैक्चर स्ट्रेस। तो मतलब कि हमें अगर हमारा क्रैक साइज बड़ा है तो हमें जो स्ट्रेस है वो बहुत कम अप्लाई मतलब करेंगे तो चल जाएगा। और कई बार क्या होता है कि अगर क्रैक छोटा है तो हमें ध्यान से अकॉर्डिंगली स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ता है, अदरवाइज जो फ्रैक्चर होगा वो मतलब उसका जो शेप होगा वो अजीब ही होगा, मतलब
सो फ्रैक्चर स्ट्रेस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मटेरियल प्रॉपर्टी। तो मतलब जैसे कि मैंने बताया कि मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। हायर स्टिफनेस हायर फ्रैक्चर स्ट्रेस, तो अगर हायर स्टिफनेस है तो हायर फ्रैक्चर स्ट्रेस होगा। हायर स्टिफनेस हायर फ्रैक्चर स्ट्रेस। आइडियल फ्रैक्चर स्ट्रेस क्या होता है? इस पॉइंट का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हायर स्टिफनेस मतलब जितना ज़्यादा सॉलिड वो होगा, मतलब सॉलिड या हार्ड, जितना ज़्यादा वो हार्ड होगा उतना ही उसमें क्या होगा, मतलब उसमें उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा, ठीक है, तभी वो फ्रैक्चर कंडीशन में आएगा। सो आइडियल फ्रैक्चर स्ट्रेस क्या होता है? कुछ तो हमें नाम से ही पता लग जाता है। आइडियल फ्रैक्चर स्ट्रेस, consider applying an increasing tensile stress to an ideal atomic material containing no flaws or defects। मतलब कि हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक आइडियल एटॉमिक मटेरियल है जिसमें कोई भी फ्लॉज नहीं है और ना उसमें कोई भी डिफेक्ट है, ठीक है, और उस पर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं टू एन आइडियल एटॉमिक मटेरियल, और जो मटेरियल है वो आइडियल एटॉमिक मटेरियल है, उसमें कोई भी फ्लॉज नहीं है, कोई भी डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली जो क्या होता है, जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं पर यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, इन द स्क्रैच, मतलब कि क्या मिलता है कि जो मटेरियल है वो स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो व्हेन द स्ट्रेस रीचेज सम क्रिटिकल वैल्यू, कि मतलब वो स्ट्रेच होते होते उसकी एक क्रिटिकल वैल्यू तो आएगी ना। फॉर एग्जाम्पल ये मटेरियल ऐसे था, हमने यहाँ से भी स्ट्रेच स्टार्ट कर दिया, यहाँ बेस से भी इसको स्ट्रेच स्टार्ट कर दिया, तो फिर मतलब स्ट्रेच होते होते ये कुछ ऐसी कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से मतलब पतला पतला होता जाएगा ऐसे ऐसे बिल्कुल, तो फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी ना कि ये ब्रेक भी हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल कम वो बचेगा, फिर ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये कंडीशन आती है। तो व्हेन मतलब ये क्रिटिकल वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, बिल्कुल जब बिल्कुल इनके बीच में बचता ही नहीं है कुछ, तो मतलब यहाँ पे फिर फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि ये क्रिटिकल वैल्यू पे पहुँच गया था स्ट्रेस हमारा, जो हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे थे यहाँ से भी मतलब अपोजिट, मतलब अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ अप्लाई कर रहे थे, हम खींच रहे थे इसको ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, उधर इसको यहाँ से खींच रहे थे और इसको यहाँ से मतलब पकड़ के दोनों साइड से, तो फिर इनके बीच में ऐसे ऐसे बनता जाएगा, देन मतलब क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी, देन ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये था द आइडियल फ्रैक्चर स्ट्रेस, द एटॉमिक बॉन्ड्स विल फेल अक्रॉस अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेंसाइल स्ट्रेस। तो मतलब कि जो हमारे एटॉमिक बॉन्ड है मतलब वो ब्रेक हो जाएंगे और मतलब फेल अक्रॉस ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेंसाइल स्ट्रेस, तो वो चीज़ ख़त्म। ये ग्राफ बता रखा है इन्होंने, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, सो बेसिकली इसमें होता क्या है, तो ये फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये इन दोनों का सम, ये वाली अट्रैक्टिव इज इक्वल टू रिपल्सिव यहाँ पे, और जो फोर्स है ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। सो अभी थोड़ा सा ब्रिटल फ्रैक्चर पढ़ते हैं। सो ब्रिटल फ्रैक्चर वाज प्रपोज्ड बाय ग्रिफिथ्स थ्योरी।
ये थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। So, the first person to give the quantitative relationship between the fracture stress, the crack size and the material property was Griffith and he did it for brittle material। तो मतलब इसने brittle material का यूज़ करके इसने डिफरेंस बताया था कि क्या मतलब क्या रिलेशनशिप है बिटवीन फ्रैक्चर स्ट्रेस में, क्रैक साइज में एंड द मटेरियल प्रॉपर्टी, और मटेरियल की प्रॉपर्टी में इनमें क्या डिफरेंस है। वो वॉज ग्रिफिथ एंड ही डिड इट फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। सो ड्राइविंग फोर्स फॉर क्रैक प्रोपगेशन, brittle fracture occurs suddenly at a stress well below the ideal fracture stress and is preceded by very little if any plastic deformation। So brittle fracture कब होता है? At a stress well below the ideal fracture stress, मतलब कि जो आइडियल फ्रैक्चर स्ट्रेस है उससे बिलो पे जो स्ट्रेस होता है उससे, एंड इज प्रोसीड बाय वेरी लिटिल इफ एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सो ग्रिफिथ वॉज द फर्स्ट टू ऑफर एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, मतलब कि बिलो द आइडियल फ्रैक्चर स्ट्रेस तो वही होगी फिर लो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटल मटेरियल सच एज ग्लास। तो ग्लास एक ब्रिटल मटेरियल है तो इसकी तो काफ़ी लो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ होती है। ही पोस्टुलेटेड दैट सच मटेरियल्स कंटेन मैनी स्मॉल क्रैक्स ईच ऑफ विच कंसंट्रेट स्ट्रेस एट इट्स टिप। सो हम यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं इसको यहाँ से और यहाँ से, तो क्या होगा? तो इसके अंदर जो जैसे कि मैंने बताया था वो डिक्रीज होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये टोटल लेंथ 4a है तो ये 2a हो जाएगी। मतलब अगर इसकी रेडियस 4 है, मतलब इसकी डायमीटर 4 है, रेडियस 4 है, मतलब रेडियस लगा लेते हैं। अगर इसकी रेडियस 4 है तो यहाँ पे फिर कितनी रहेगी? 2 रहेगी, ठीक है। मतलब इतना कम हो जाएगा और फिर जब क्रिटिकल कंडीशन पे आएगा तो वो क्रैक ही हो जाता है। सो दिस वाज तो ये फॉर्मूला है 2 सिग्मा a बाय रो की पावर हाफ। If stress exceeds the internal cohesive strength of bond, then crack extension is possible। मतलब वही है कि अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो क्रैक एक्सटेंशन आता है, और ए मैकेनिज्म फॉर क्रैक एक्सटेंशन एग्जिस्ट। तो क्रैक एक्सटेंशन के लिए वो एग्जिस्ट करता है। इट वॉज जस्ट बेसिक, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सही कुछ पॉइंट्स है। द अदर पर्सपेक्टिव, थर्मोडाइनमिक क्राइटेरियन फॉर क्रैक ग्रोथ। Griffith argued that there were two energies to be taken into account when a crack propagated: a release of elastic strain energy and an increase in surface energy। तो यहाँ पे ग्रिफिथ ने मतलब आर्ग्यू किया कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो 2 एनर्जी क्रिएट होती हैं, मतलब जिनको हम अकाउंट में ले सकते हैं। नंबर 1 इज़ व्हेन अ क्रैक प्रोपेगेट, मतलब क्रैक प्रोपेगेट करता है, ठीक है। जब एक क्रैक प्रोपेगेट करता है तो 2 चीज़ें होती हैं, मतलब 2 एनर्जी रिलीज होती है। मतलब एक तो होती है इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी और एक उसकी सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सरफेस एनर्जी इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही होती है ना, जब क्रैक वाली पोजीशन आती है तो क्रैक सिचुएशन आती है तो। एज द मटेरियल सेपरेट्स अलोंग अ क्रैक, तो हमें पता है कि एक टाइम पे क्रैक के अलोंग मटेरियल सेपरेट हो जाता है। न्यू सरफेसेस आर बीइंग क्रिएटेड, नए सरफेस बनते हैं। एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी प्रोवाइडेड टू क्रिएट देम, और उनको क्रिएट करने के लिए हमें मतलब एनर्जी लगानी होती है। मतलब क्रैक को प्रोपागेट करने से पहले भी हमको उस पर एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। अगर हम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई नहीं करेंगे तो
क्रैक प्रोपगेट नहीं करेगा। इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेस्ड मटेरियल, और जो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी होती है वो स्ट्रेस्ड मटेरियल में स्टोर हो जाती है। एंड सम ऑफ दिस इज रिलीज्ड व्हेन द मटेरियल रिलैक्सेस एज द क्रैक एक्सटेंड्स। Griffiths posed that the crack propagates when the released strain energy is just sufficient to provide the surface energy necessary for the creation of new surfaces. So he also said that कि stressed material में elastic strain energy store हो जाती है और उसमें से कुछ elastic strain energy release होती है। मतलब एक टाइम पे जब क्रैक एक्सटेंड करता है तो मटेरियल रिलैक्स करता है, तो उस टाइम पे जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। ग्रिफिथ्स पोज्ड दैट द क्रैक प्रोपगेट व्हेन द, तो ग्रिफिथ ने ये सपोज किया कि क्रैक प्रोपगेट करता है जब रिलीज्ड स्ट्रेन एनर्जी इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड द सरफेस एनर्जी नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू सरफेसेस। मतलब कि स्ट्रेन एनर्जी रिलीज हो जाती है, न्यू सरफेसेस बन जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें मतलब सरफेस एनर्जी चाहिए होती है। सो क्रैक प्रोपगेट करता है। सो ये ग्राफ है वेरिएशन इन द सरफेस एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी एंड टोटल एनर्जी विद क्रैक लेंथ। तो मतलब कि सरफेस एनर्जी में कैसे वेरिएशन होती है अलोंग विद स्ट्रेन एनर्जी एंड टोटल एनर्जी विद क्रैक लेंथ। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ये सरफेस एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है, क्रैक लेंथ है, ये क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ, फिर उसके बाद तो ब्रेक ही हो जाता है। स्ट्रेन एनर्जी, ये फॉर्मूलाज हैं। सो द लास्ट इज डक्टाइल फ्रैक्चर। इट ऑकर्स आफ्टर एक्सटेंसिव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो डक्टाइल फ्रैक्चर कब होता है? जब प्लास्टिक डिफॉर्म होता है, ठीक है। सो मच ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय डक्टाइल फेल्यूर इज नॉट असेंशियल टू द फेल्यूर प्रोसेस एट ऑल, but is absorbed in the formation of the material surrounding the propagating crack tip. So the damage inflicted by concentrated stresses around the crack tip is often so severe that it is difficult to identify such a point at all. First, small cavities or voids are formed, and in the case of a tensile test, this take place in the neck where the deformation is concentrated. This is followed by the linking of the cavities to form a crack that spreads in a plane approximately perpendicular to the applied tensile stress. तो मतलब जो डक्टाइल फ्रैक्चर है वो मोस्टली मतलब हमें कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ पे हम टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और वो उसके परपेंडिकुलर है, plane approximately perpendicular to the applied tensile stress. So finally the crack propagates to the surface of the sample by shearing in a direction approximately, तो यहाँ पे हमारा मतलब जैसे परपेंडिकुलर है, तो जैसे 45 डिग्री टू द टेंसाइल एक्सिस टू गिव अ कप एंड कोन टाइप फ्रैक्चर। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन bye, take care everyone. I hope you understood the video. Do comment your problems and do like and share.